हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो पहला टॉपिक आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है वैद्युत आवेश तथा इसके मूल गुण, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल क्वालिटीज। तो इसमें अगर आपको ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैंने 9th क्लास के जो 5 चैप्टर हैं उन्हें कंप्लीट कर दिया है और उनसे संबंधित 49 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसी प्रकार से 10th क्लास में जो फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके 4 चैप्टर हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और उनसे संबंधित मैंने 34 वीडियोस डाल दिए हैं। आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर पूरे चैप्टर के रूप में भी इन्हें देख सकते हैं और अलग अलग वीडियोस के रूप में टॉपिक वाइज भी आपने देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत आवेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो हमें वैद्युत आवेश की जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले थैल्स नामक दार्शनिक थे जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व यह देखा कि अंबर नामक पदार्थ है, उसे उन्होंने ऊन से रगड़ा। तो ऊन से रगड़ने के बाद उन्होंने देखा ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो उस समय इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सन 1600 के लगभग इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे गिलवर्ट। तो गिलवर्ट वैज्ञानिक ने देखा कि केवल जो पदार्थ उन्होंने अंबर बताया उसी के साथ ऐसा नहीं होता, और भी पदार्थ हैं जैसे आबनूस है, कांच है, लाख है। इन्हें भी रगड़ने पर ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ग्रहण कर लेती है। तो ये जो आकर्षण का गुण ग्रहण करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। हम कहते हैं वस्तु क्या हो गई, वैद्युतमय हो गई। और वस्तु के वैद्युतमय होने का जो कारण है वो क्या होता है, आवेश। तो सबसे पहले मैं आपको आज बता रहा हूं कि आवेश क्या है, किस प्रकार से आवेश आता है। केमिस्ट्री में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परमाणु के बारे में। आप जानते हैं परमाणु जो है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, वैद्युत उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश आपस में बराबर होता है, लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। और न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया था अनावेशित कण है, जिसकी वजह से जो परमाणु है वो कैसा होता है, वैद्युत उदासीन होता है। कोई भी वस्तु जो है वो किससे मिलकर बनी है, कोई भी पदार्थ बना है वो बना है परमाणु से। तो परमाणु के वैद्युत उदासीन होने के कारण पदार्थ भी क्या होगा, वैद्युत उदासीन होगा। अब ये आवेशित कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमने कोई वस्तु ए मान ली और उसमें हमने मान लिया 5 प्रोटॉन है, तो निश्चित ही 5 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो बराबर संख्या में होंगे। और हमने मान लिया इसमें 7 न्यूट्रॉन है। हमने प्रोटॉन के आवेश को इकाई मान लिया, तो इस पर +5 हो गया चार्ज, इस पर चार्ज कितना हो गया, -5 हो गया, और न्यूट्रॉन पर कितना हो गया, 0 हो गया। तो टोटल चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया, यानी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और आप जानते हैं न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम आ रहे हैं इधर स्टेटमेंट पे, आप ध्यान दीजिए। किसी वस्तु या पदार्थ पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता समान अवस्था से या तो अधिक हो अथवा कमी का होना उसके आवेशित होने को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक की बात पर हम आ रहे हैं। अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। 2 प्रकार के आवेश होते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चला, सबसे पहले यहाँ पर हम आ रहे हैं। कांच की एक छड़ ली गई और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा गया और उस छड़ को लटका दिया गया रेशम के धागे से बांधकर। उसके बाद एक दूसरी छड़ ली कांच की और उसे हमने रेशम के कपड़े पर रगड़ा
और जब दूसरी कांच की छड़ को हम पहली छड़ के पास लाए तो देखा गया ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। प्रतिकर्षित का मतलब क्या कर रही है, दूर हटा रही है। इसी प्रकार से एक आबनूस की छड़ ली और इसे बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और रगड़ने के बाद इसे लटका दिया गया। एक दूसरी छड़ ली गई आबनूस की, उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और ये इसके पास लाए तो ये देखा एक दूसरे को क्या कर रही है, दूर हटा रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो इसके कारण जो है, अब क्या कारण है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो इससे आगे देखा गया। इससे आगे देखने के लिए क्या किया है, कांच की जो छड़ है उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर टांगा गया और अब आबनूस की जो छड़ है उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर इसके पास लाया गया तो देखा गया ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। तो ये माना गया कि इस समय दोनों पर जो आवेश है वो समान प्रकार का नहीं है, बल्कि कैसा है, विपरीत प्रकार का आवेश है। और जब एक समान छड़ थी तब जो आवेश कैसा था, वो आवेश था एक समान, जिसकी वजह से प्रतिकर्षित कर रही थी। अब मैं आपको बता रहा हूं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है और एक कैसा होता है, ऋणावेश होता है। समान अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। और समान अवस्था से अधिक, अगर अधिक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। देखिए, हमने माना पॉजिटिव चार्ज के लिए आंक के उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं, प्रोटॉन पर चार्ज +5, 5 ही प्रोटॉन है। अब समान अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन रह गए 4, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ पर अगर हम आंकिक रूप से देखें, ये तो न्यूट्रॉन पर तो 0 है ही है, न्यूट्रल है, तो इस पर +1 चार्ज आ गया, यानी इस समय चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार से आप देखिए दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन कितने हैं, 5, तो चार्ज कितना हो गया, +5। और जो इलेक्ट्रॉन है वो समान अवस्था से क्या हुआ, एक अधिक हो गया, मान लीजिए 6 हो गए, तो उन पर चार्ज कितना हो गया, -6। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है, न्यूट्रॉन पर चार्ज है 0। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होने की वजह से कुल मिलाकर अगर हम यहां पर देखें तो आवेश कितना हो गया, -1। तो आवेश -1 होने का मतलब है चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता की वजह से जो आवेश आता है वो कैसा आता है, विपरीत प्रकार का आवेश आता है। अधिकता की वजह से मैंने आपको बताया नेगेटिव आवेश होता है और कमी की वजह से कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको क्लियर हो गया। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल हो तो किसी चालक या वस्तु पर आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, जहां E क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब इसके आगे बता रहे हैं कि इसके मूल गुण क्या क्या है। तो मूल गुण में मान लीजिए सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की व्याख्या करनी थी, वो मैंने आपको बता दी किस प्रकार से वैद्युत उदासीन के परमाणु होने के बाद किस प्रकार से चार्ज आता है और कैसे पॉजिटिव आता है और कैसे नेगेटिव आता है। इस पॉइंट को मैंने पहले को अभी क्लियर ही कर दिया आपको। दूसरा मैंने आपको बताया समान आवेशों के बीच हमेशा कैसे लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं आकर्षण का बल। तीसरे पॉइंट पर आ रहे हैं आवेश का संरक्षण। तो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या मतलब है इसका, यानी आवेश का कुल मान जो होता है वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए, मैं थोड़ा रफ पर इसे बता रहा हूं, एक वस्तु है A और एक वस्तु है B। अगर मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो आप समझें एक इलेक्ट्रॉन इसे देने का मतलब है इस पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से आप ये चाह रहे हैं ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए A और B के बीच चार्ज का ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन कुल मिला के
इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता हुई। कुल मिला के आवेश क्या रहा, कुल मिला के आवेश रहा जीरो ही रहा उनका, क्योंकि एक आवेश कैसा हुआ, निगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ। कुल मिला के क्या रहा, जीरो रहा उनका योग। तीसरे पॉइंट पर हम आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया जो वैद्युत आवेश का मुख्य कारण है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो वो पूर्ण गुणक संख्या में होंगे, जैसे 1 होगा या 2 होगा या 5 होंगे या 100 होंगे या 1000 होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और जो किसी भी वस्तु पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मैं आंकिक रूप में भी आपको बता रहा हूं, या तो चार्ज कितना होगा, या तो चार्ज होगा जैसे E, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इससे कम आवेश तो संभव नहीं है। 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 100E हो सकता है, 500E हो सकता है। तो हमेशा ही E यहाँ पर क्या है, E यहाँ पर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज रूप में ही आवेश की मात्रा होगी। ऐसा संभव नहीं है, ये आप समझ रहे हैं कि किसी पर क्या हो 1.5E, 1.5E इसलिए नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। तो आज मैंने जो आपको स्टार्ट किया है टॉपिक, ये पहला टॉपिक है चैप्टर का, और संभवतः आप ये है कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, आपने 9th क्लास में और पिछले क्लास में 11th में एक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को हम व्युत्क्रम बल का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम था वो 2 द्रव्य कणों से संबंधित था। ऐसे मान सकते हैं जनरली वो किससे था, द्रव्यमान से संबंधित था। और आज का जो टॉपिक है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, ये भी व्युत्क्रम बल का नियम कहलाता है, लेकिन ये आवेशों से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देखिए स्टेटमेंट जो मैंने लिखा हुआ, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको बताया था एक समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। 2 स्थिर बिंदु आवेश हमने मान लिए, एक आवेश Q1 है और एक Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो यदि 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तब उनके बीच लगने वाला बल तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर के। इसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर कह सकते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं 1/r स्क्वायर। इन दोनों को हमने जो स्टेटमेंट में दिए थे हमारे पास फैक्ट, उन्हें हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया। तो इनको मिलाने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हटा के जब भी हम युगल का साइन लगाते हैं तो कोई ना कोई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक या स्थिरांक जरूर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्मॉल के ले लिया प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, तो जहाँ स्मॉल के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका आंकिक मान, मैं आंकिक मान की बात कर रहा हूँ, मात्रा क्या होगा अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। इसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁹ होता है। जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हों उस समय इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो यही जो फार्मूला है ये आपका बन जाएगा F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सुविधा के लिए आगे आपकी समझ में आ जाएगा, हम 1/4πε0 लिख सकते हैं किसके स्थान पर, 9 × 10⁹ के स्थान पर। जहां पर ε0 जो है इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 को आप याद रखिएगा,
जनरली इसका आगे भी यूज होगा, इसको हम कहते हैं निर्वाती वैद्युतशीलता। अब सबसे पहले हम एप्सिलॉन जीरो जो है उसका आंकिक मान निकालेंगे, निर्वाती वैद्युतशीलता का आंकिक मान निकालना है। देखिए यहां से आप देखिए 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान मैंने आपको बताया 9 × 10⁹ होता है। मात्रक इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। कैसे निकला है ये मात्रक आप ध्यान दीजिए। अगर यहां से हम 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान निकालें तो F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा Q1 Q2, F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो F का क्या हो गया न्यूटन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 के लिए क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन जीरो का यहाँ से मान निकालें तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई और ये 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, ये यूनिट भी नीचे आ जाएगी, जगह कम होने की वजह से नहीं लिखी है। पाई का मान आप लोग जानते हैं 3.14 होता है, हमने रख दिया। इसे कैलकुलेट करने के बाद एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू आती है वो 8.85 × 10⁻12 होती है। और चूंकि ये वाली वैल्यू नीचे आई है तो ये यूनिट भी नीचे आ गई, जिसकी वजह से ये यूनिट क्या हो जाएगी इनवर्स हो जाएगी। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसके आगे हम बात कर रहे हैं जो आपके यहाँ 1 मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र पूछ लेते हैं। तो विमीय सूत्र के बारे में 11th में आप पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से हमने एप्सिलॉन जीरो का मान निकाला, यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई, एफ आ गया यहाँ पर और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने देखिए Q है आवेश और आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT, और IT का मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं A × T। इसी प्रकार से Q2 भी आवेश है, इसे लिख सकते हैं A × T। 4 पाई आप जानते हैं आंकिक मान है, आंकिक संख्या है, ये विमाहीन होती है। F हमारे पास क्या आ गया 4 mLT-2 और आर स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा L2 आ जाएगा। अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा L-3T2 और A2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए हम विमीय सूत्र के मान को निकाल सकते हैं और यहाँ से ही ये मात्रक भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से ये देखिए मात्रक कैसे आया, तो आप देखिए इधर को देख लीजिए आप Q1 Q2 यानी क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा न्यूटन, F का मतलब क्या होगा न्यूटन और R के लिए क्या आ गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर। देखिए ये मात्रा आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी निर्वात ना और वायु ना होकर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जैसे कागज है, मोम है, इस प्रकार का कोई अवरक है, ये परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब यही फार्मूला बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल K और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां कैपिटल K माध्यम का क्या कहलाता है परावैद्युतांक कहलाता है। अब K की बेटा जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन 1, K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अब आप देखिए K का मान जब यहाँ पर 1 से अधिक होता है तो 1 से अधिक मान को अगर आप रखेंगे तो आप समझ रहे हैं F का मान क्या हो जाएगा, F का मान घट जाएगा, क्योंकि 1 से अधिक मान K का होने की वजह से ये इनवर्स में है, नीचे है। यहाँ पर 1 से अधिक वैल्यू रखेंगे तो निकलने वाले F का जो मान है वो पहले से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो दोनों आवेशों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ है तब F है बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कूलॉम के नियम में आपने देखा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को ज्ञात करने का हमने फार्मूला निकाला था, जो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी निकाय की, और निकाय सिस्टम का मतलब है जो 2 से अधिक आवेशों से मिलकर बना हुआ है और उनमें से किसी आवेश पर अन्य आवेश के कारण लगने वाला जो बल है उस बल के मान को हमें निकालना है। तो उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है उन सभी बलों का अगर हम सदिश योग ले लें, वेक्टर योग ले लें, तो हमें उस आवेश पर लगने वाले
जो परिणामी बल है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। इसे अध्यारोपण के सिद्धांत से भी हम नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तब किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण उस आवेश पर लगे बलों के सदिश के बराबर होगा। इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, तीन आवेश यहाँ पर, एक Q1 लिया गया है, एक Q2 लिया गया है और एक Q3 लिया गया है, ठीक है नहीं। और Q1 आवेश पर Q2 आवेश और Q3 आवेश के कारण लगने वाले बल के मान को हम ज्ञात कर रहे हैं। इसी प्रकार से फिर माना जाए एक आवेश क्या Qn है। Qn का मतलब Q1 पर Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे कहाँ तक हो सकते हैं, Qn तक आवेश हो सकते हैं। तो माना एक निकाय n आवेशों से मिलकर बना है जिसके मान Q1 Q2 Q3 डैश Qn है। माना Q1 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल निकालना है। Q1 आवेश पर हम निकाल रहे हैं इस कंडीशन में। Q2 Q3 डैश Qn के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थिति सदिश, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ये क्या है, ये है R12 वेक्टर, R13 वेक्टर और n वाले का है R1n वेक्टर है। तो आप देखिए, ये तो हो गया इसका मूल बिंदु ओरिजिन, और ये आवेश Q1 है। तो Q1 पर Q3 के कारण लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी F13। इसी प्रकार से Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा F12 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इनके इसी प्रकार से जो Qn आवेश है उसके कारण Q1 पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वो F1n हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इनके जो एकांक सदिश हैं, यानी पोजीशन वेक्टर जो स्थिति सदिश दिए गए हैं, उनके लिए जो एकांक वेक्टर हैं उनके मान आप देखिए, यहाँ पर है R12 यूनिट वेक्टर, यहाँ पर है R13 यूनिट वेक्टर और n वाले के लिए R1n यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए कूलाम के नियम का, जैसे हम कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच निकाल रहे थे, तो पहले इस आवेश के बीच निकाल लें, फिर इस आवेश के बीच निकाल लें, फिर इस आवेश के बीच निकाल लें और सभी का क्या कर लें, वेक्टर योग कर लें। तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण, इसके कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो आप ये समझना, ये वाले बल को हमने क्या कहा, इस वाले बल को हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया F12। तो F12 का अगर हम मान निकालेंगे तो F12 कूलाम का नियम अप्लाई कर रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ठीक है नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से क्या होता है, इसके आंकिक मान पर तो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म होने की वजह से इसमें डायरेक्शन शो हो जाती है। इसी प्रकार से हम आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकालें तो ये हो जाएगा F13, ये 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और ये R13 यूनिट वेक्टर, कूलाम का ही नियम यहाँ पर लगा रहे हैं। इसी प्रकार से और आवेश होते तो हमने मान लिया क्या, एक n आवेश मान लिया। तो इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो ये F1n कहलाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो ये 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1n। अगर इन सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाले बल का परिणामी मान निकालें तो F1 बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F1n। इन सभी का क्या हो जाएगा, सदिश योग हो जाएगा। हमने सभी मान रख दिए तो ये वाला मान आ गया 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से F13 का मान रखा तो 1/4πε0 देखिए Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा R13 प्लस डैश डैश और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Qn n के कारण R1n स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1n। सभी हमने F12 F13 और F1n के मान यहाँ पर रख दिए। तो आप समझे 1/4πε0 तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13 प्लस एंड सो ऑन Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर और R1n यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहें तो Q2 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम Q3 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल के मान को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वह टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या डिफरेंस है। बहुत साधारण सी बात है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक प्रकार का एरिया है, एक प्रकार का क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है? वो वैद्युत क्षेत्र से संबंधित एक राशि है। अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र लिखा हो तो आप उसे मानकर चलेंगे वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही है। तो जैसा मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र एक एरिया है, एक क्षेत्र है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक भौतिक राशि है। जनरली न्यूमेरिकल्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वैद्युत क्षेत्र ही लिख देते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसे समझने के लिए आप ध्यान दीजिए। मैं एक चुंबक का उदाहरण दे रहा हूँ, आपको मैग्नेट का उदाहरण दे रहा हूँ। आप जानते हैं कोई मैग्नेट हम रखें, चुंबक हम रखें और उसके पार लोहे की कोई हल्की वस्तु लाएं, जैसे आलपिन लाएं, तो आप देखते हैं आलपिन को वो अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं उस आलपिन को वो क्या करती है? अपनी ओर बल लगाती है, आकर्षित करती है। अगर आप वो आलपिन है उसके पास रखना है तब तो आकर्षित कर रही है। मान लीजिए आपने आलपिन को उससे बहुत दूर रख दिया। बहुत दूर रखने पर आप देख रहे हैं कि वो लोहे की वस्तु जिसे हम आलपिन कह रहे हैं वो चुंबक के द्वारा नहीं खींच रही है, किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं कर रही है। तो आप क्या महसूस करते हैं? आपको लगता है इसका अर्थ यह है कि चुंबक के पास एक ऐसा क्षेत्र या स्थान बन जाता है जिसमें लोहे की वस्तु यानी आलपिन पर बल लग रहा है और उस क्षेत्र से बाहर जाने पर उस आलपिन पर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र की बात हो गई। उदाहरण मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि चुंबक से संबंधित व्यवहार में हम इसको देखते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है? मैंने आपको बताया था एक आवेश दूसरे आवेश पर आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगाता है, ठीक है नहीं है? तो कोई आवेश है, आवेश के आसपास यानी चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, एक ऐसा स्थान बन जाता है जिसमें किसी अन्य आवेश को अगर हम लाते हैं तो उस पर बल का अनुभव होता है। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो देखिए अब मैं बोर्ड पर लिखे हुए स्टेटमेंट पर आता हूँ। मैंने लिखा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हम किसी आवेश को रख दें और वो चलने के लिए स्वतंत्र है तो चलने के लिए जो स्वतंत्र आवेश है वो लगने वाले बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है। अगर हम किसी आवेश को रख दें और वो चलने के लिए स्वतंत्र है तो जिस दिशा में उस पर बल लग रहा होगा वो उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। देखो मैंने लिखा भी है
आवेश के चलने के लिए स्वतंत्र होने पर वह बल की दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहले आप समझ लें, एक हम लेते हैं धन परीक्षण आवेश। ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये Q0 कहलाता है। धन परीक्षण आवेश एक बहुत ही सूक्ष्म आवेश है और ये माना जाता है इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे किसी वैद्युत क्षेत्र में हम जब रखते हैं तो वो उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो धन परीक्षण आवेश एक क्या है? एक प्रकार का काल्पनिक आवेश है, एक सूक्ष्म आवेश है जिसे हम आवश्यकता अनुसार अनेक स्थानों पर परिभाषा वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर हम धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आपको लग रहा है उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा, और उसी बल के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे। तो आप देखिए, हमने माना यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं, Q0 मानते हैं, पर लगने वाला बल F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगा F/Q0। यानी अगर जितना हमने परीक्षण आवेश लिया है उस परीक्षण आवेश से उस पर लगने वाला जो बल है उसे अगर हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल आएगा। जैसे हम जनरली डेफिनेशन देते हैं, इसका मान हम एकांक मान लें, 1 मान लें। अब ये मान 1 मान लेंगे तो E बराबर किसको हो जाएगा? F के। हम कह सकते हैं अगर धन परीक्षण आवेश का मान कैसा हो? एकांक हो, तो उस पर लगने वाला जो बल है वह वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता है उसको क्या करेगी? मान को प्रदर्शित करेगी। स्टेटमेंट में मैंने आपका लिखा है वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित समझ लें आप एक चीज, आप समझ लें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो पहली जानकारी हमें मिल रही है यह एक सदिश राशि है। दूसरी जानकारी हमें मिल रही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो हम किसी धन परीक्षण आवेश को रख दें, धन परीक्षण आवेश उस वैद्युत क्षेत्र में जिस डायरेक्शन में जाएगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निर्धारित करेंगे। तो मैंने लिखा है धन आवेश के चलने की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अगला हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा। तो E बराबर आप जानते हैं F/Q0 होता है, और F है बल। बल का यूनिट जो है आप लोग जानते हैं न्यूटन होती है, और आवेश की यूनिट आप सभी लोग जानते हैं कूलाम होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम बात कर रहे हैं इसके विमीय सूत्र की। आसान सा है, बल के लिए हम क्या लेंगे विमीय सूत्र? mL/t-2, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। और आवेश Q बराबर क्या होता है? IT। तो IT के लिए विमीय सूत्र रूप में हम क्या लिखेंगे? AT लिखेंगे। तो इसका विमीय सूत्र निकल के आएगा mL/t-3a-1। तो ये साधारण सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स को समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए हमें बेटा क्या करना? उस चीज के बारे में चिंतन करना, सोचना है। केवल हमें याद नहीं करना, उसे गहराई से समझने का प्रयास करना है। तब आप साइंस के अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, आगे कामयाब हो सकते हैं। वो हम पढ़ा रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ जो फोर्स हैं ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। पहले चैप्टर के जितने टॉपिक्स हैं वो क्रम से हम आपको लगातार पढ़ाते रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा मैंने आपको हर जो टॉपिक है वो बेटा पिछले वाले से क्या होता है? लिंक होता है, एक चैन बनी हुई, श्रृंखला बनी हुई है। अगर हम पिछले टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, याद नहीं आ पा रहा है, तो आप समझ लें इस टॉपिक को समझने में कहीं ना कठिनाई होगी। इसलिए आप पिछले वीडियो के द्वारा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझ सकते हैं।
वैद्युत क्षेत्र में मैंने आपको बताया था बेटा, अगर किसी हम धन परीक्षण आवेश को रखें तो धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है और बल लगने के कारण वो चलना प्रारंभ हो जाता है। अब अगर जो बल है, बल के मान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो धन आवेश के गमन का जो मार्ग है वो भी क्या होगा, लगातार परिवर्तित होता रहेगा। और परिवर्तित होने के बाद वो एक वक्राकार मार्ग पर, हम कह सकते हैं कर्व पाथ पर चलना प्रारंभ कर देगा। अगर उसी वक्रीय मार्ग को हम प्रदर्शित कर दें तो वक्रीय मार्ग वाला जो गमन पथ है वो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो देखिए मैंने कैसे इसमें बड़ा डिफाइन किया है, मैंने लिखा है वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश का गमन पथ ही वैद्युत बल रेखा कहलाता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्रीय पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है, ठीक है नहीं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, समझाया था, उसी स्टेटमेंट को बोर्ड के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए इसके गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या जानकारियां होती हैं। तो आप जैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी स्वतंत्र धनावेश को रखें तो स्वतंत्र धनावेश को चलने का जो मार्ग होगा उसे अगर हम निर्धारित कर दें, प्रदर्शित कर दें, तो वो वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर देता है। बाकी स्टेटमेंट के रूप में मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी तो प्रॉपर्टीज हैं वैद्युत बल रेखाओं की और बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर आप ध्यान दीजिए। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है इसमें, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, वो क्या करती है, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह हम कह सकते हैं, इससे थोड़ा आगे अगर हम बढ़ा दें, जिस दिशा में बल लग रहा होगा वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो मैंने लिखा है वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। और जैसा मैंने आपको बताया, जिस दिशा में बल लग रहा होगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, दिशा होगी। दूसरा मैंने आपको बताया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, 1 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिससे उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो क्या है, असंभव है। अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पर देखिए आप, एक वैद्युत बल रेखा ये, एक ये, अब ये हो गया कटान बिंदु। तो कटान बिंदु पर एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई और एक कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा ये हो गई। तो ये इस बिंदु पर जो बल लगेगा, बल की क्या हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी। और एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं होना संभव है ही नहीं। एक प्रकार से हम ऐसे भी कह सकते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के भी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया है, जिस डायरेक्शन में धन परीक्षण आवेश पर एक प्रकार से बल लगता है, वही बल की जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जिस दिशा में बल लग रहा है ना, आप समझ लें वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ वैद्युत बल रेखाओं को आवेश की सहायता से किस प्रकार की बनेंगी, इसे मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक आवेश पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब हमें देखना है इसकी बल रेखाएं किस प्रकार की होंगी। तो आप जानते हैं बेटा, जब पॉजिटिव धन आवेश है, अगर इसकी हमें वैद्युत बल रेखाएं खींचनी है तो वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए क्या करें, एक प्रकार से हम धन परीक्षण आवेश ले लें, धन आवेश ले लें, और धन आवेश जिस मार्ग पर जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, वही क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। तो धन आवेश क्या होगा, ये जो धन आवेश है
आप समझ रहे, ये क्या होगा, इस धनावेश से जो हम धनावेश लेंगे, कंसीडर करेंगे, वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो किधर होंगी, बाहर की ओर होंगी। अब हम दूसरा ले रहे हैं ऋण आवेश। तो ऋण आवेश में आप लोग जानते हैं, ऋण आवेश क्या करेगा, जो हम धन आवेश ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, उस धन आवेश को ये ऋण आवेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो किधर होंगी, अंदर की ओर होंगी। किस डायरेक्शन में होंगी, अंदर की ओर होंगी। दूसरे में मैंने आपको बताना प्रयास किया है, अगर दो आवेश हैं और दो आवेश कैसे हैं, विपरीत हैं, तो दो आवेशों के विपरीत होने पर पहले तो आप पॉजिटिव और निगेटिव के लिए समझ लें। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, जो हम परीक्षण आवेश रखेंगे, धन आवेश रखेंगे, वो किधर को जाएगा, प्रतिकर्षित होकर बाहर की ओर जाएगा। तो ये किधर हो जाएगी, बाहर की ओर। और यहाँ पर अगर हम धनावेश लेंगे तो वो आकर्षित होकर किधर आएगा, अंदर की ओर। और जो धनावेश और ऋणावेश के बीच में वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी, वो धन आवेश से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होंगी, ऋण आवेश पर खत्म होंगी। धन आवेश से चलना को शुरू करेंगी और ऋण आवेश पर खत्म होंगी। अब तीसरे स्टेप में हमने महत्वपूर्ण बात बताई है, दो आवेश हैं, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और बराबर होने के साथ साथ क्या है, समान है। तो बराबर होने के साथ साथ समान होने पर भी क्या होगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक पॉइंट होगा, जो मैंने एन के द्वारा दिखाया है। ये क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा। उदासीन बिंदु पर क्या होगा, इस धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इस धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों धनावेश कैसे हैं, बिल्कुल समान है, बराबर हैं। तो इन दोनों के कारण एन पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, बराबर और विपरीत होगा। और बराबर और विपरीत होने के कारण एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक पर डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और एक पर डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो बराबर और विपरीत होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी है, सदिशाती है। तो यहाँ पर एन पॉइंट है जिसे हम उदासीन बिंदु कहेंगे, इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। एक प्रकार से हम ऐसे समझ सकते हैं, जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा तो इस पॉइंट पर अगर कोई हम अन्य आवेश रख दें तो वो आवेश क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में गमन नहीं करेगा। वो एक प्रकार से आप समझ रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एक प्रकार से क्या रहेगा, रुका रहेगा, वो गति नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मैंने वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, परिभाषा क्या है, उससे समझाने का प्रयास किया है। फिर वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश पर किस प्रकार से बनेंगी, निगेटिव आवेश के कारण किस प्रकार बनेंगी, इन सबको बताने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया साइंस में, फिजिक्स में, मेनली फिजिक्स में आप प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट है, कोई डेफिनीशन है, उसे गहनता से और गंभीरता से समझने का प्रयास करें, उसके बारे में चिंतन करें। जितने गंभीरता से आप उसको सोचेंगे, चिंतन करेंगे, निश्चित ही आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में उतना ही अधिक इंटरेस्ट आपको पैदा होगा और आप उतना ही अधिक परफॉर्मेंस आगे करेंगे। तो टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है। और इस टॉपिक को समझने के लिए अगर हमने कूलाम के नियम वाला टॉपिक समझा हुआ है, उस वीडियो को देखा हुआ है, तो हम बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर आएंगी, आप देखिए पिछले वीडियो को, आप देखिए लगातार चैप्टर के क्रमवार में वीडियोज बना रहा हूँ। आप देखिए दो अगर टॉपिक हमें पता है, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अगर ये हमें पता है, और एक मैंने आपको बताया कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हमें पता है। अगर दोनों टॉपिक्स के बारे में हमें जानकारी है तो ये टॉपिक एकदम आपको समझ में आ जाएगा। उन टॉपिक्स के समझने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। देखिए एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू,
और जैसा मैंने आपको बताया प्लस क्यू चार्ज है, ये अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देगा और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट है कैपिटल P, और ये जो कैपिटल P पॉइंट है ये O पॉइंट से, जिस पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, उससे स्मॉल r दूरी पर है। हमें P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश, जिसके बारे में हम पिछले टॉपिक्स में चर्चा कर चुके हैं, Q0 कंसीडर कर लेते हैं। और इस पर रखा हुआ जो आवेश है, ये आवेश इस आवेश पर कूलाम के नियम के अनुसार एक बल आरोपित करेगा, उस बल का मान हम निकाल लेंगे और बल का मान निकालने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है उसका प्रयोग करके P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र के मान को निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अलग अलग चीजें हैं। हालांकि आंकिक क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वैद्युत क्षेत्र ही कह देते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक प्रकार का फील्ड है, क्षेत्र है, एरिया है, स्थान है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक राशि है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको समझाया है, माना प्लस क्यू आवेश किसी माध्यम में बिंदु कैपिटल O पर स्थित है और ये जो माध्यम है इसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। इस आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी बिंदु कैपिटल O से दूरी स्मॉल r है। ठीक है, ये सब मैंने भी। इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थिर मान लेते हैं। कूलाम के नियम से इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो कूलाम का नियम देखिए, मैं रफ आपको बता रहा हूँ, आपको याद होगा F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है 1/4πε0 K और Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। उस कंडीशन में ये न्यूटन का कूलाम का नियम। तो इसमें देखिए F बराबर 1/4πε0 K। Q1 जो आवेश है उसके स्थान पर हमारे पास आवेश क्या है? Q है, और Q2 जो आवेश है उसके स्थान पर हमारे पास आवेश क्या है? Q0, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r²। तो ये हमने कूलाम के नियम जो मैंने आपको लिख के भी बताया उसकी सहायता से लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें निकालना है P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर फार्मूला E बराबर होता है F/Q0। जैसा बेटा हम लोग बता रहे हैं आपको, बहुत गंभीरता से आप सुनिए। अगर हमें कूलाम का नियम नहीं पता है तो हम यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, और कूलाम का नियम पता है तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें नहीं पता, हमें ये फार्मूला ही नहीं पता होगा, और फार्मूला नहीं पता होगा हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। मैंने आपको बताया प्रत्येक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं पर रिलेटेड अवश्य होता है। ऐसा नहीं, आप सीधे समझ लें, अगर हम सोचे इससे पहले के जितने टॉपिक हैं उन्हें हम छोड़ दें, डायरेक्ट इसे याद कर लें, तो नहीं याद होगा, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हम भूल जाएंगे। इसलिए पीछे जो टॉपिक्स हैं, जो वीडियो हैं, उन्हें भी आपको देखना आवश्यक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो आप जानते हैं P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा में मैंने आपको बताया E बराबर क्या होता है? F/Q0 होता है। हमने F का मान रख दिया, देखिए आप 1/4πε0 K Q0 अपॉन r², और ये 1/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। E बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन r²। अगर स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो सर पहले से लिख देते हैं, तो उसका मैं एक रीजन बता दूँ। उसका एक कारण है, इससे वीडियो है वो थोड़े कम समय का बन जाता है, लगभग आधा समय रह जाता है, जिससे आपके समय की भी बचत होती है और मुझे सुविधा भी रहती है। आगे आने वाले समय में प्रयास करते हैं कि आपको लगातार सामने ही लिखते हुए पढ़ाएंगे,
लेकिन उसमें वो वीडियो क्या होता है, लंबा हो जाता है। मान लीजिए ये वीडियो 10 मिनट में बनेगा, वो वीडियो कम से कम कितना हुआ, 25 मिनट का हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा क्या है, ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप, निर्वात तथा वायु के लिए के का मान क्या होता है, परावैद्युतांक के का मान 1 होता है। के का मान यहाँ पर 1 रख दिए, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये पहले से इसलिए भी लिख लेते हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं वहाँ इसके सिग्नल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, डाटा वगैरह की प्रॉब्लम है, तो कम टाइम का अगर वीडियो होगा तो वो आसानी से देख सकेंगे। इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे क्या करते हैं, पहले से लिखकर बनाते हैं, जिससे वीडियो कम टाइम का बने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः अपने चैनल नीतेश गुप्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो डेरिवेशन है, आगे 3 डेरिवेशंस आएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन डेरिवेशंस को समझने के लिए हमें इस टॉपिक को समझना आवश्यक है। आज हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये सब स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। अगर 2 आवेश बराबर और विपरीत हों और यह दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, सूक्ष्म दूरी पर उपस्थित हों, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है या सिस्टम बनता है, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गई, एक हो गई स्ट्रक्चर, संरचना, जिसके उदाहरण अभी मैं आपको बता रहा हूं, अणु होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये क्या है, ये एक भौतिक राशि है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों आवेश में से हम एक आवेश ले लें, जो मैंने आपको बताए थे बराबर और विपरीत हैं, इन दोनों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, उसी गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप देखिए, अब मैं जरा स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक आवेश हमने मान लिया -q है और एक आवेश +q है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। आगे आप समझ जाएंगे 2l लेने का क्या फायदा है, हमने l क्यों नहीं लिया है। इसका रीजन आप आगे समझ जाएंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है। मिड पॉइंट से हमें दूरी कंसीडर करनी पड़ती है, जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मिड पॉइंट की वजह से 2l जब हम ले लेते हैं तो l तो दूरी इधर हो जाएगी और l दूरी इधर हो जाएगी, जिससे गणना करने में सुविधा हो जाती है और डेरिवेशन है वो आसान हो जाता है। इसलिए ये दूरी क्या लिए, 2l लिए। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बता रहे हैं। किसी एक आवेश, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, तथा दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है और उनके बीच अल्प दूरी कितनी है, 2l है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में पहले भी मैंने आपको बता दिया, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी q × 2l बराबर क्या हुआ, 2ql हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा द्विध्रुव की जो अक्ष है उसके अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मैंने लिख दिया, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। फिर आप देखिए और आगे बढ़े, अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, आसान सा है। Q के लिए क्या है, Q के लिए कूलाम और L के लिए क्या होगा, मीटर। इसका मात्रक कूलाम × मीटर होता है। विमीय सूत्र कूलाम के लिए आप सभी जानते हैं, Q = IT होता है और Q = IT होने के कारण उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी AT
और आपके लिए मीटर के लिए आ जाएगा एल। क्रम से हम लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा विमेय सूत्र वाले में, एम लेते हैं, फिर एल लेते हैं, फिर टी लेते हैं, उसके बाद अगर धारा की बात है तब ए लेते हैं, तो विमेय सूत्र एल टी ए होता है। उदाहरण इसके हैं, HCl का अणु है, HBr का अणु है, H2O आदि के अणु वैद्युत द्विध्रुव है। आप समझ रहे हैं, जैसे HCl है तो HCl में आप जानते हैं H है अपने आप में परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु से मिलकर HCl बना है। लेकिन परमाणु कैसे होते हैं आप जानते हैं, वैद्युत उदासीन होते हैं। लेकिन जब आप अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा हुआ, तो एचाइन क्या होता है, 9th क्लास वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। H क्या होता है, धनायन बन जाता है, और Cl क्या होता है, ऋणायन बन जाता है। तो जितना एक पर धन आवेश होता है H पर, उतना ही Cl पर क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है। तो ये जो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो ये जो धनायन और ऋणायन होते हैं बहुत काल्प दूरी पर होते हैं, और आवेश भी कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इसी प्रकार से और भी अणु, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे लिंक के द्वारा उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, जिससे आपको समझ में पूरा टॉपिक आ जाए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उनमें से किसी आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो आवेश हैं Q, उनमें एक -Q है और एक +Q है, क्योंकि दोनों आवेश कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसकी अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से हम मान सकते हैं r दूरी पर है। मिड पॉइंट से अगर हम दोनों आवेशों के दूरी को अगर हम लें तो L डिस्टेंस इधर हो जाएगा और L डिस्टेंस इधर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, और उसके बाद इसका निकालेंगे हम परिणामी मान। इसके लिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम लगाएंगे। और अगर आपको वो फार्मूला याद है तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², जहाँ पर r क्या होती है, दूरी होती है, और ये r दूरी यहाँ पर परिवर्तित होगी। किस प्रकार से इसके मान को रखेंगे आप देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हमने मानी है, तो ये हो जाए 1/4πε0 के Q/, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो आप ये समझें, ये डिस्टेंस तो पूरी r है और ये डिस्टेंस कितनी है, L है। तो B से P की अगर हम दूरी देखेंगे तो r में से L क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा r - L का होल स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं दिशा की, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी है, सदिश राशि है। अब आप देखिए E1 की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P पॉइंट पर हम एक धन आवेश मान लेते हैं, और यह धन आवेश +Q आवेश के कारण जिस दिशा में गति करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो यहाँ पर जो हम धनावेश लेंगे, उस धनावेश और +Q के बीच लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण वो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये E1 की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर हम लिखना चाहें, निरूपित करना चाहें तो हम लिख सकते हैं BP दिशा। तो ये हो जाएगा BP दिशा में।
अब हम निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए E2 हमने माना, E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन, आप देखिए माइनस क्यू आवेश से P पॉइंट की दूरी, या हम यूं भी कह सकते हैं A से लेके P तक की जो दूरी होगी, तो R तो ये हो गई और L ये हो गई, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम E2 की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, P पॉइंट पर हम एक धनावेश कंसीडर कर लेंगे और यह धनावेश जिस डायरेक्शन में जाएगा वही क्या हो जाएगी, E2 की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम धनावेश रखेंगे तो माइनस क्यू के कारण वो क्या होगा, आकर्षित होगा, और आकर्षित होने के कारण किधर आएगा, इस साइड पर आएगा। तो इस साइड पर आने का मतलब है इसकी दिशा हो जाएगी P से A की ओर, तो हम लिख सकते हैं ये दिशा क्या हो गई, PA दिशा में। अब हमें P पॉइंट पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप देख सकते हैं E1 और E2 जो है ये एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में है, और विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले हमें ये देखना है कि E1 और E2 में से बड़ा कौन सा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 1/4πε0 K और Q ये दोनों में समान है, इसमें R माइनस L का होल स्क्वायर है और इसमें R प्लस L का होल स्क्वायर है। तो R माइनस L का मान आप समझ रहे हैं छोटा होगा और R प्लस L का मान क्या होगा, बड़ा होगा। और ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रही है, इससे क्या किया गया, पूरी क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है। तो जब ये क्वांटिटी छोटी होगी तब ये मान बड़ा होगा, और ये क्वांटिटी जब बड़ी होगी तो ये मान क्या होगा, छोटा होगा। तो R माइनस L छोटा है इसलिए E1 का मान बड़ा होगा, और R प्लस L बड़ा है इसलिए E2 का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इसे निकालने के लिए E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। इसे हम मान रख रहे हैं तो ये मान कितना आ जाए, 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ये वैल्यू रख रहे हैं 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, BP दिशा में हो जाएगी। E1 E2 में से जो बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में होगी, तो E1 बड़ा है इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, BP दिशा में हो जाएगी। परिणामी निकालने के लिए आप जानते हैं हम क्या करेंगे, बड़े मान में से छोटा मान घटाएंगे, और परिणामी उसी दिशा में होगा जिस दिशा की ओर बड़ा मान अपनी डायरेक्शन एक प्रकार से क्या निरूपित कर रहा है। तो ये BP डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए Q/4πε0 दोनों में से क्या हुआ, कॉमन, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये मान ऐसे आ गया, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आ गया LCM। तो जब इसे सॉल्व करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर आ गया। अब ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R है, और ये R माइनस L है, R माइनस L का होल स्क्वायर लिखते हैं तो आप जानते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन इस माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, R स्क्वायर L स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2RL और 2RL बच रहे हैं। अगर 2RL और 2RL को हम जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएंगे 4RL। तो आप देखिए ये हो गया 4RL। इसे हमने क्या किया, इसे इस रूप में लिख लिया, यानी 2QL इंटू R। देखिए इसका और इसका मान सेम है, क्यों लिखा है, इसका कारण ये 2QL होता है। मैंने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका मान 2QL होता है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L की जगह पे हमने क्या रख दिया, P रख दिया, तो ये हो गया 1/4πε0 के 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्र से भी L का मान तो कम है और R का मान क्या अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर के मान को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो L स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा, इसे हम छोड़ दें तो R स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी।
तो इसे जब हम हल करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr/r⁴ हो जाएगी। ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/1r कैंसिल होने की वजह से क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। वायु अथवा निर्वात के लिए k बराबर क्या होता है 1, तो E बराबर आ जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। संभवतः आपको वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखकर समझने का प्रयास करें। ये आपका, जैसा मैंने आपको बताया था, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इसमें आप देखिए निरक्षीय स्थिति का मतलब ये है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके मिड पॉइंट से एक लंबवर्धक बना लिया जाए, लंबवर्धक रेखा खींची जाए और लंबवर्धक रेखा पर जो पॉइंट होगा उसे हम क्या मानेंगे, निरक्षीय स्थिति में मानेंगे। तो आप देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, वो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। मिड पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, ये l हो जाएगी। और यहाँ से जो निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय रेखा पर जो पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसकी डिस्टेंस क्या है, r। तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम प्रयोग करें तो ये जो दूरी A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी, ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम चलें तो ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, r है, और ये जो आधार है उसका मान कितना l है। तो ये दूरी भी √r² + l² हो जाएगी, ये दूरी भी √r² + l² हो जाएगी। तो आप देखिए इससे आगे मैं आपको जो स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है उसके द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माना वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों आवेशों -q तथा +q से बिंदु P की दूरी √r² + l² होगी। माना E1 तथा E2 क्रमशः +q तथा -q आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तब ये जो मैंने आपको भी समझाया था उसे हम किस तरीके से लिखेंगे ये मैंने आपको समझाया। अब आप देखिए E1 का मान निकालेंगे। E1 मैंने अभी आपको बताया था, E1 है +q आवेश के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फार्मूला लगाते हैं हम, फार्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आप जानते हैं q/ दूरी का स्क्वायर, r² जब हम लेते हैं तो वहां पर दूरी का स्क्वायर होता है, यहाँ पर ये दूरी बदल जाएगी। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और q/ दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, तो √r² + l² का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये √ समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा r² + l²। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी BP दिशा में। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम एक धन आवेश मान लेंगे। धन आवेश +q आवेश के कारण जिस डायरेक्शन में जाएगा वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। यहाँ पर रखा हुआ जो धन आवेश है इस +q आवेश के कारण प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेगा, तो ये दूर हटेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं BP दिशा में जाएगा। तो E1 की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी BP दिशा में। अब हम देखिए निकाल रहे हैं -q आवेश के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने क्या माना, E2 माना। तो E2 बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/, ये वाली डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस भी इसके समान है, √r² + l² का जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो आप समझ रहे हैं √ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाले दोनों मान देख रहे हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बराबर है। अब हम E2 की डायरेक्शन निकालेंगे। तो E2 की डायरेक्शन निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर हम एक धनावेश लेंगे और ये धनावेश -q आवेश के कारण जिस दिशा में
गमन करने की या गति करने की स्थिति में होगा, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, दिशा होगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर रखा हुआ जो धनावेश है वो क्या होगा, आकर्षित होगा, इसकी ओर आएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं E1 और E2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बिल्कुल आपस में क्या है, बराबर है। केवल डिफरेंस क्या है, इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग है। अब आप देखिए इस चित्र को, इतने पोर्शन को डिटेल में हमने यहाँ पर बनाया है। ये E1 की डायरेक्शन है, ये E2 की डायरेक्शन है। ये एंगल हमने थीटा माना था, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल क्या है, थीटा। अब आप देखिए E1 के हम दो घटक लेंगे, एक क्षैतिज घटक होता है और एक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। आपने फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में आपने वेक्टर से संबंधित जब आप स्टडी कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा दो प्रकार के घटक ले सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। यहाँ पर E1 का इधर वाला जो घटक है वो तो आप ये मान ले क्षैतिज घटक है, या हम कह सकते हैं AB के क्या है, समांतर है। इसी प्रकार से E2 का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो AB के समांतर है, या हम कह सकते हैं क्षैतिज घटक है। तो आप देखिए ये वाले जो घटक है, इस डायरेक्शन में हम जो घटक ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो घटक ले रहे हैं वो ऊर्ध्वाधर घटक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं AB के क्या है, लंबवत है। हमेशा ध्यान रखिए जब हम थीटा की दिशा में घूमेंगे तब तो हम लगाएंगे कॉस, और थीटा से दूसरी दिशा में जा रहे होंगे तब हम घटक निकालने के लिए क्या लगाएंगे, साइन। तो इसका इधर घटक लें तो क्या हो जाए, E1 cos थीटा, और इसका इधर घटक लें तो क्या हो जाए, E2 cos थीटा। अब आप ध्यान दीजिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो लंबवत घटक हैं, चूंकि E1 और E2 की आप वैल्यू देख रहे हैं क्या है, बराबर है, तो ये बराबर और विपरीत होने की वजह से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और इसका जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आया, ये एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हुए, जुड़ गए। इसी चीज को मैंने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर E1 तथा E2 के मान बराबर हैं लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। इनके लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा बराबर तथा विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि समांतर घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो P पॉइंट पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाला मान निकल के आएगा, कितना हो जाए, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 की वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं, तो E1 और E2 की वैल्यू को हम जो निकाली है ये वाली वैल्यू, इन्हें हम रख रहे हैं। तो E1 बराबर देखिए 1/4πε0 K और Q अपॉन R² प्लस L² ये रख दिया, और E2 का मान 1/4πε0 K Q अपॉन R² प्लस L² ये रख दिया। cos थीटा दोनों में से क्या हुआ, कॉमन, इसे हम जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक डबल। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K, और Q जोड़ेंगे तो 2Q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन R² प्लस L²। और cos थीटा हमने आपको बताया था, cos थीटा हमारे पास पहले से क्या है, कॉमन है। अब आप देखिए चित्र के द्वारा हम cos थीटा का मान निकालना है। इस चित्र पर आ जाए, cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आप देखिए आधार तो इसका L है, आधार क्या है, और बेटा कर्ण का जो मान है वो कितना है, ये वाला कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो आधार तो हो गया L जो आप देख रहे हैं, और कर्ण कितना हो गया, √R² प्लस L², ये रख दिया। ये cos थीटा की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर रखी है, तो 1/4πε0 2Q अपॉन R² प्लस L², ये तो ऑलरेडी है ही इतना। cos थीटा का हमने मान रख दिया L अपॉन R² प्लस L², अंडर रूट के स्थान पर आप समझ रहे हैं पावर क्या होती है, 1/2 आ जाए। अब आप देखिएगा 1 ये पावर पड़ी जाएगी 1 और ये पड़ी जाएगी बेटा 1/2। तो आप जानते हैं गुणा में पावर्स जो होती हैं, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और घातें अगर एक में हम 1/2 जोड़ेंगे तो आप समझ रहे ये कितनी आए, 3/2। तो इनकी गुणा होने पर पावर्स जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगी 3/2। अब आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है,
मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये P बराबर हो गया 2QL। तो बेटा यहाँ पर हमने 1/4πε0K और ये लिख लिया 2QL की जगह पर P और R² + L² 3/2 ये दिया हुआ है। अब जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, ये बेटा जो L का मान होता है ये तो होता है छोटा और उसकी तुलना में R क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, R² की तुलना में हम L² को नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे। तो आप देखिए यदि L का मान R की अपेक्षा कम है यानी L इज वेरी लेस देन R, तब क्या हो जाएगा, इस L² को आप हटा दीजिए, ये हट जाएगा, नेगलेक्ट मान लेंगे। तो 1/4πε0K P अपॉन और ये R² की पावर 3/2 आ जाएगा और R² की पावर 3/2 को हल करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, आप समझ सकते हैं क्या पावर आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो E बराबर आ जाए 1/4πε0K P अपॉन R3। अगर माध्यम वायु हो अथवा कोई माध्यम ना हो यानी निर्वात हो, तो वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है, 1। तब E बराबर आ जाए 1/4πε0 P अपॉन R3। अगर आपको अक्षीय स्थिति का पता है तो अक्षीय स्थिति में क्या आता है, 2P आता है, इसमें P अपॉन R³ आता है, उसमें 2P अपॉन R³ आता है। वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण। इससे पहले जो टॉपिक हम आपको बता चुके हैं, एक तो था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 3 टॉपिक्स हो जाते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके यहाँ आ सकते हैं। पहला तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा टॉपिक जो मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण। तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं इनसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एक क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है। देखिए कुछ बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं बेटा कि आप सर हर टॉपिक को महत्वपूर्ण कह देते हैं, इंपॉर्टेंट कह देते हैं। तो फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्रत्येक टॉपिक को आप इम्पोर्टेंट मानकर ही तैयार करना पड़ेगा, जिससे आपकी आगे अच्छी तैयारी हो सके। किसी भी टॉपिक को अगर आप छोड़ देते हैं तो कंपटीशन वगैरह लेवल से आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक क्या है, चैन है। आप अक्षीय स्थिति वाला टॉपिक, निरक्षीय स्थिति वाला टॉपिक या आज से पहले जितने भी टॉपिक हैं, इन्हें अगर आप इनके वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण। देखिए आप जानते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है वो 2 आवेशों से मिलकर बना होता है। उनमें एक आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और एक आवेश कैसा होता है, नेगेटिव। दोनों आवेश बराबर होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत। और उनके बीच की दूरी मैंने आपको बताया था, अल्प दूरी को हम क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। तो देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है, इसका नाम है AB। और ये आपको जो लाइन दिखा रही है ये प्रदर्शित कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब आप देखिए जैसा मैंने पिछले टॉपिक्स वगैरह में आपको बताता हुआ आ रहा हूं, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये है वैद्युत क्षेत्र भी किसी आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश रखेंगे तो दूसरे आवेश को रखने पर निश्चित ही उस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है ये चूंकि 2 आवेशों से मिलकर बना है तो दोनों आवेशों पर एक वैद्युत बल इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लगना प्रारंभ हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है, आप जानते हैं सभी स्टूडेंट, जैसे एक आवेश दूसरे आवेश पर क्या करता है, या तो आकर्षण का बल लगाता है या प्रतिकर्षण का बल लगाता है।
बिल्कुल आप सुने वही कंडीशन, अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही हो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल क्यों लग रहा है, तो यही कारण है क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यह वैद्युत क्षेत्र भी किसी आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश होगा तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। इसीलिए वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर एक बल कार्य करता है। अब आप देखिए, इस पर प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो होगी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो आप देखिए ये दोनों जो बल हैं, आप ध्यान दीजिए, ये दोनों जो बल हैं, ये बल क्या है, ये बल आपस में बराबर हैं, देख लीजिए, लेकिन कैसे विपरीत हैं और कैसे समांतर हैं। लेकिन बल की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। तो बल की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण एक ये क्या बनाएंगे, कपिल जिसे कहते हैं वॉल्यूम बनाएंगे, और यह वॉल्यूम में से क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए इस तरीके से है, जैसे अगर आपने टंकी, जिसे हम टेप, जो तो हमारी यहाँ टंकियां होती हैं वो इस टाइप की होती है पीतल की, अगर आपने देखा हुआ इस टाइप की टंकी होती है, इस टाइप की भी, और आप उसे खोलने के लिए क्या करते हैं, इस यूं बल लगाते हैं, यूं बल लगाते। एक बल तो आप लगा रहे होते हैं इस दिशा में और एक बल लगा रहे होते हैं इस दिशा में। ये दोनों बल बराबर भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं, समांतर भी होते हैं, लेकिन बल की क्रिया रेखा क्या होती है, अलग अलग। इस कारण से क्या करते हैं, ये एक वॉल्यूम बनाते हैं, और वो वॉल्यूम क्या करेगा, वो वॉल्यूम वैद्युत द्विध्रुव को घुमा देगा। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर लगने वाला वॉल्यूम इसे क्या करेगा, घुमाएगा, और घुमाने के बाद क्या करता है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसे लाने का प्रयास करता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के मान को ही हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो डिस्टेंस है 2L आएगी, अभी बताएंगे, 2L से हम 2L sin थीटा निकालते हैं, जैसे जैसे हम आते जाएंगे वैसे आपको बता रहे हैं। ये पहले से स्टूडेंट इसलिए लिख देते हैं बेटा, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। जिस प्रकार से नोट्स में लिखवाते हैं, जो स्टेटमेंट लिखवाते हैं, डेफिनेशन लिखवाते हैं, टोटल हम इसमें आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसे किस प्रकार से हमने लिखा है, इसे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल युग्म के कारण वह घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल F क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर एक बल कैपिटल F क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। जैसा मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं, यह दोनों बल बराबर भी हैं, कैसे, विपरीत भी हैं, समांतर भी हैं, लेकिन बल की क्रिया रेखा अलग अलग है। एक तो बल की क्रिया रेखा ये है और एक बल की क्रिया रेखा क्या है ये। इन्हें समझने के लिए आप समझ लें, इसे अगर हम इधर बढ़ा दें और इसे इधर बढ़ा दें तो बल की क्रिया रेखा क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो बल की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण मैंने बताया था ये एक वॉल्यूम बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इस वॉल्यूम का आघूर्ण। अब इस वॉल्यूम का आघूर्ण निकालना एक साधारण सा फार्मूला है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, वॉल्यूम का जो आघूर्ण होता है टाउ बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बल कितना है, दोनों में से एक बल लेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक बल क्या हो गया F। अब दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो 2L sin थीटा कैसे हुई। देखिए, आप 2L sin थीटा के लिए इस चित्र को देखिए, मैं आपको रफ में बता रहा हूं। ये पोजीशन है, देखिए आप इस पोजीशन में ध्यान दीजिए,
ये हमारे पास 2L है, और ये आप मान लें जैसे माने A B C। हमें जो निकालना है वो किसका मान निकालना है? हमें निकालना है इसका मान, BC का मान, जो यहां पर लंब है। तो आप देखिए, जैसा आप जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? L अपॉन K लिख ले, लंब अपॉन कर्ण। लंब का मान हमें निकालना है, लंब का मान क्या है? BC, और कर्ण का मान आप देख रहे हैं कितने? 2L साइन थीटा। तो BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो आप समझ रहे हैं, ये मैंने रफ पर आपको बता दिया, रबर को आपको नहीं करना है नोट्स वगैरह में, केवल समझने के लिए ये। तो टाउ इक्वल टू F इंटू 2L साइन थीटा। अब आप देखिए F बराबर क्या होता है? QE होता है। इसे भी मैं रफ को आपको बता रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। तो यहां पर E बराबर F अपॉन जब Q होता है, तो E बराबर F अपॉन Q होने के कारण F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा Q। जितने टॉपिक से रिलेटेड चीजें मैं वहां पर यूज कर रहा हूं, अगर आपकी मेमोरी में नहीं है तो मैं आपको रफ में बताता जा रहा हूं। तो देखिए, ये QE रख दिया, ये 2L साइन थीटा है। अब ये Q हो गया, 2L इसके साथ लिख लिया, और ये बेटा क्या होगा? E साइन थीटा। यहां तक किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगेन पुनः क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया था, यदि दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और मैंने आपको बताया था, दोनों आवेशों में से एक आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? एक आवेश कितना होगा? Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हुई? 2L। तो हमने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है इसमें Q इंटू 2L की जगह पे क्या रख दिया? P रख दिया। तो टाउ बराबर हो गया P साइन थीटा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। ये आ गया आपकी वेक्टर फॉर्म में। अब आप देखिए, जो फार्मूला मेन जो आपका फार्मूला निकल के आया, ये आया, और ये जो फार्मूला है इसी के आधार पर आप देखिए हम कुछ केसेस निकल के आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इन्हें निकालते हैं। तो देखिए, यदि थीटा का मान 0 हो तब थीटा है क्या? पहले आप इसे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया जो वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र जहां पर भी हम बोल रहे हैं, इसका मतलब यहां पर क्या है? मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग क्वांटिटी है। तो जहां पर जैसे हम E का प्रयोग कर रहे हैं, तो बेटा जो E हम ले रहे हैं ना, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और केवल वैद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? मैंने बताया एक प्रकार का स्थान है। तो पहला केस आप देखिए, मैंने आपको बताया थीटा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और जो वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके बीच का कोण है। अगर यदि थीटा बराबर 0 हो, तो आप समझे थीटा बराबर 0 होने का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है। ध्यान दीजिए आप, ये आपका -Q आवेश है, ये +Q आवेश है, और ये ऐसे रखा हुआ है। जब ये ऐसे रखा हुआ है तो थीटा का मान 0 हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। हमने लगाया टाउ बराबर P साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए क्या आ गया? 0। यानी हमारे पास एक जो रिजल्ट निकल के आया, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए तो उस पर किसी भी प्रकार का आप मान लें वॉल्यूम का आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। किसी भी प्रकार का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ऐसे मान लें किसी भी, क्योंकि हमने इसका मान लिया टाउ का मान क्या आ गया? 0।
अब आप देखिए यदि थीटा बराबर 90 हो, समझ रहे हैं आप, थीटा बराबर 90 होने का मतलब है ये जो वैद्युत द्विध्रुव है यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर है। आप ये मान लें ये तो वैद्युत क्षेत्र है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आप देखिए यदि थीटा बराबर 90 हो तब टाउ मैक्स मैंने इसलिए लिखा है, आप ध्यान दीजिए, टाउ मैक्स लिखने का कारण ये है जब थीटा का मान 90 होता है तो साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन 90 का मान जो 1 होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। साइन की जितनी भी वैल्यू होती है वो सभी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती हैं। तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा पी साइन 90, साइन 90 का 1 हो गया मान, तो टाउ मैक्स बराबर हो गया पी बराबर हो गया टाउ मैक्स अपॉन ई। अभी मैंने आपको बताया था एक तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा P बराबर Q × 2L के आधार पर देते हैं, और एक देखिए एक नई डेफिनेशन यहाँ पर निकल के आ गई, P बराबर टाउ मैक्स अपॉन ई। जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, P बराबर टाउ मैक्स अपॉन ई, अगर E का मान 1 हो, E बराबर 1, तो E बराबर 1 होने का मतलब है टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा P। अगर हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में रख दें, क्योंकि E का मान क्या है 1, और एकांक वैद्युत क्षेत्र के भी कैसे लगे, लंबवत, क्योंकि थीटा का मान कितना लिया है 90। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा वो बल युग्म का जो आघूर्ण है, बल युग्म के आघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है नहीं, हम डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल युग्म का अधिकतम बल आघूर्ण ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ई का मान 1 हो गया, और ई का मान 1 होने का मतलब आप समझे एकांक वैद्युत क्षेत्र में, और कैसे रख रहे हैं हम रख रहे हैं उसके लंबवत, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं टाउ मैक्स यानी अधिकतम जो बल आघूर्ण है, बल का आघूर्ण है, वो किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। और P का मतलब क्या है, P का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल युग्म का अधिकतम बल आघूर्ण ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब आप देखिए तीसरी कंडीशन, थीटा बराबर 180 हो तब, थीटा बराबर 180 का मतलब है जैसे ये जब रखा था ये आवेश माइनस था और ये आवेश क्या था, प्लस था। इस समय ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ था, लगने वाला जो आपका बल युग्म का आघूर्ण आ गया वो कितना आ गया, 0। सेकंड कंडीशन में क्या आ गया, अधिकतम। अब हमने क्या रख दिया, ऐसे रख दिया, आप समझ रहे हैं, यानी ऐसे था, इसे 180 से घुमा दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 हो गया। ये आप कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के प्रति समांतर रखा हुआ है, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। तो आप देखिए ये टाउ बराबर क्या है, P, यही फार्मूला लेना है, P साइन 180, और 180 का मान 0 होता है, तो इस कंडीशन में बल युग्म का जो आघूर्ण निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको जैसे एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में इसे लिखना है आप पूरा लिख सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।